Hello everyone, welcome to Stream Law. Today we'll discuss section 9 to 16 of Indian Evidence Act. So what is section 9? Section 9 makes all those facts relevant which are explanatory or introductory, which support or rebut the other fact, which establish the identity of thing or person, which fix the time or place, and which shows the relation of parties by whom such fact was first transacted. सो सेक्शन 9 में ये जो 5 फैक्ट हैं ये रेलेवेंट बन जाते हैं अगर ये सब फैक्ट मिलकर किसी दूसरे फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई टाइम प्लेस बता रहे हैं, आइडेंटिटी बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट बनते हैं रेलेवेंट सेक्शन 9 में। ठीक है, सेक्शन 9 में जो ये थर्ड पॉइंट है, फैक्ट एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ थिंग और पर्सन, इसको हम कहते हैं एक तरीके का एक प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, उसे कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर इट। ठीक है, What is TIP of accused and its evidentiary value? Discussed with reference to relevant provision of CRPC and Indian Evidence Act. So TIP is used as means to examine the truthfulness of witness and his ability to identify unknown person. TIP सिर्फ उन्हीं केसेस में होती है जहाँ पे identity of accused is unknown to the witness. सेक्शन 9 जो भी एविडेंस टीआईपी के थ्रू आपने लिए वो सभी रेलेवेंट बनाता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक्सप्रेसली टीआईपी वर्ड को यूज में नहीं लेता, लेकिन ये कहता है कि ऑल दोज फैक्ट बिकम रेलेवेंट जिससे किसी की आइडेंटिटी, किसी पर्सन की या फिर किसी थिंग की आइडेंटिटी पता चलती है। अगर एनिमल की आइडेंटिटी भी पता करानी तो वो भी सेक्शन 9 में वो सारे फैक्ट रेलेवेंट बन जाते हैं। अगर एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो टीआईपी सिर्फ कॉरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है, लेकिन जब बाद में कोर्ट के सामने ट्रायल के दौरान अगर अक्यूज विटनेस बॉक्स में आके आइडेंटिफाई कर लेता है अक्यूज को, तो वो कोर्ट आइडेंटिफिकेशन बन जाती है और वो कोर्ट आइडेंटिफिकेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है। अगर हम बात करें टीआईपी किस स्टेज पर करानी चाहिए तो एज सून एज पॉसिबल टीआईपी कंडक्ट होनी चाहिए। जितना लेट टीआईपी कंडक्ट होगा उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। उसके बाद टीआईपी कभी भी पुलिस के सामने नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस के सामने होगी तो वो रेलेवेंट नहीं होगी कोर्ट के सामने, वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी के काम में आ जाएगी, इसके अलावा वो किसी काम में नहीं आएगी। तो इसीलिए टीआईपी पुलिस के सामने नहीं होती है, क्योंकि सेक्शन 162 सीआरपी से इस रिगार्ड में बार क्रिएट कर देता है कि अगर पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट नहीं साइन होता है, ना ही उस केस में वो रेलेवेंट होते हैं, उस सिर्फ और सिर्फ कंट्राडिक्शन के काम में आते हैं, इसलिए टीआईपी पुलिस के सामने नहीं होती है। फिर बात आती है सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन इस रिगार्ड में बात करता है, तो सेक्शन 54A जो कि 2005 में ऐड हुआ था, ये कहता है दैट पुलिस ऑफिसर अप्लाई कर सकता है कोर्ट के सामने जिसका जुरिडिक्शन है उस केस में कि वो टीआईपी कंडक्ट करने का एक ऑर्डर दे दें। ठीक है, वो डायरेक्ट कर दे पर्सन जो भी अक्यूज्ड है उसको कि वो सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन, कि वो अपने आप को जो भी उसको आइडेंटिफाई कर रहा है उसके सामने आ जाए और आइडेंटिफाई करवा ले अपने आप को। सो सेक्शन 54A टीआईपी की बात करते हैं एक तरह से। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है दैट नो पर्सन शुड बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर टीआईपी में अक्यूज सामने आ रहा है और अपने आप को आइडेंटिफाई करा रहा है तो क्या ये 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है? तो यहाँ बहुत सारे जजमेंट्स थे और उनमें से एक में ऐसा बोला कि दैट टीआईपी का मतलब टेस्टिमनी देना नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है। Section 10 makes all those facts relevant which is relating to the conspiracy. So what is conspiracy? Section 120A of IPC define conspiracy as where two or more person agree to do an illegal act or an act which is not illegal by legal means. So that is conspiracy, and each and every person who is a part of conspiracy become liable under section 120B of IPC. Section 10 कहता है कि if there is a reasonable ground to believe that two or more person have conspired to commit an offense or actionable wrong, then anything done, written or said by any one of them in reference to their common intention is relevant as against each of the conspirator and as to the existence of conspiracy. तो पहली बात यहाँ एक reasonable ground to believe होना चाहिए कि भाई दो लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए या फिर एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। तो इट मीन्स सेक्शन 10 इज रेलेवेंट फॉर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। और जो भी कहा गया है, जो भी लिखा गया है और जो भी
हुआ है, जो भी एक्ट हुए हैं, वो सभी रेलेवेंट हो जाएंगे अगेंस्ट ईच ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, और वो प्रूफ होंगे एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए। ठीक है, दो केसेस यहाँ आए, स्टेट वर्सेस नवजोत संधू, दैट इज अफजल गुरु, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट अटैक केस। इस वाले केस में क्वेश्चन आया था कि वेदर एनीथिंग सेड डन और रिटन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी will become relevant under section 10 or not। तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि अगर कोई भी बात कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद कही जा रही है तो वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब कॉन्स्पिरेसी जब तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक जो भी कहा गया है वो सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद, कॉन्स्पिरेसी खत्म हो जाएगी या तो जब वो अबंडन हो गई है, या फिर जो भी कॉन्स्पिरेसी का पर्पस है वो अटेन हो गया है, या फिर पार्टीज जो भी कॉन्स्पिरेटर थे वो अरेस्ट हो गए, तो वहां कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी खत्म। और अगर जो भी उसके बाद में कहा गया है वो रेलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 10 में। ठीक है, तो अगर कॉन्स्पिरेसी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और यहाँ कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई है, ठीक है, तो इस दौरान जो भी कहा गया सिर्फ वही फैक्ट सेक्शन 10 में आएगा। इसके बाद में जो भी कुछ कहा हुआ वो सब सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होगा। दूसरा केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नाले ने। इधर बोला कि स्टेटमेंट मेड बाय द कॉन्स्पिरेटर बिफोर अनदर पर्सन हैज जॉइंड कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर दैट अदर पर्सन हैज लिव्ड द कॉन्स्पिरेसी विल बी रेलेवेंट अगेंस्ट सच पर्सन ऑल्सो। इसका मतलब कि अगर आज कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई है and the other person has joined conspiracy in the middle of the conspiracy, ठीक है, यहाँ conspiracy खत्म हुई and the person has joined the conspiracy here or left that conspiracy here, तो anything said or done before the joining of that person or after the person has left the conspiracy, so anything said, done or written before or after the person joined, that fact are also relevant against that person who has joined or left the conspiracy in between। तो जो ये कंसेप्ट है इसे कहा गया थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी, सेक्शन 10 में कहा, और कहा दैट वन को कॉन्स्पिरेटर इज सेड टू बी रिप्रेजेंटिंग द अदर को कॉन्स्पिरेटर व्हेन ही स्पीक्स और राइट और डज समथिंग ही इज रिप्रेजेंटिंग टू द ऑल। दैट्स व्हाई सेक्शन 10 को डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी और थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। So now comes section 11। सेक्शन 11 एक रेजिडरी सेक्शन होता है। यहाँ हर वो फैक्ट रेलेवेंट होते हैं जो कि एविडेंस एक्ट के किसी और सेक्शन में फॉल नहीं होते। तो वैन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, क्यों? क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं और सच फैक्ट मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट हाईली प्रूवेबल और इम्प्रोबेबल। प्ली ऑफ एलिबा एक लेटेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर। It is a defense which can be taken by the accused in the criminal proceedings by taking the plea that when the offense was committed, the accused was not present at that place. For example, accused a question है before the court whether A committed a crime at Calcutta on a certain day, और अगर वो prove कर दे that he was not there, he was at Lahore, तो वो fact relevant हो जाएगा क्योंकि ये inconsistency show कर रहा है। ठीक है, अब हम प्ली ऑफ एलिबा को कब रेज कर सकते हैं? तो ये रेज कर सकते हैं एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी या फिर फर्स्ट इंस्टेंस पे, विच कैन ईदर बी एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या फिर प्रिलिमिनरी हियरिंग के टाइम पे, बट नॉट लेटर दैन द स्टेज ऑफ डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस के बाद में प्ली ऑफ एलिबा रेज नहीं की जा सकती है। प्ली ऑफ एलिबा रेज बाय accused will have a great credence if it is raised at the correct time, that is at the earliest possible opportunity। ठीक है, now come section 12। section 12 what facts are relevant to determine the amount of damages। so basically civil से related है ये। जब भी कोर्ट को damages डिटरमाइन करने होते हैं तो कोई भी फैक्ट जिससे वो डैमेजेस पता कर पा रहे हैं वो रेलेवेंट बन जाते हैं सेक्शन 12 में। सपोज देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट एंड इन कंट्रैक्ट इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट सच एंड सच अमाउंट इज गिवन इन केस देयर इज एनी ब्रीच, तो दैट फैक्ट विल बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 12। Now come customer right। customer right we have 4 sections in Indian Evidence Act in regard to customer right। section 13 कहता है अगर किसी ऐसा कोई फैक्ट है जो कि रिलेटेड है किसी भी ट्रांजेक्शन से या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंस है, एंड फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन और पर्टिकुलर इंस्टेंस कोई पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट और कस्टम अराइज हुआ है या फिर
एक्सटिंग्विश हुआ है या फिर कोई ट्रांसफर हुआ है, तो वो सारे फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 13 में। सेक्शन 32 क्लॉज 7 कहता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन जो कि 13A से रिलेटेड है, मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो कि पब्लिक प्राइवेट राइट और कस्टम के बारे में है, तो वो सारे फैक्ट अगर डीड और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है तो रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 32 क्लॉज 7 में, व्हेन दैट पर्सन हु हैज रिटन दैट डॉक्यूमेंट has died or is not found or incapable of giving evidence. So in that case only that deed and document become relevant under section 32 clause 7. Next होता है section 32 clause 4. It's opinion of person as regard to public right or custom when the person has died or not found or incapable of giving evidence. So in that case the opinion become relevant under section 32 clause 4. फिर आता है opinion as to existence of right or custom as the court has to form an opinion. Section 40. Section 48 कहता है it's basically a third party opinion. When the court has to form an opinion in regard to some custom or right, then the opinion of the person who is aware about those right or custom become relevant. So we have 4 sections in regard to custom and right. Next. Section 13 makes all those facts relevant when it is relating to right or custom is in question. So this section applies to all kinds of right, whether right of full of ownership or falling short of ownership. It may be public or general or private right. So there are two things which become रेलेवेंट. एक तो ट्रांजेक्शन रेलेवेंट होता है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंस वो रेलेवेंट होता है. तो व्हाट इज ट्रांजेक्शन है? तो ट्रांजेक्शन इज अ बिजनेस और डीलिंग व्हिच इज कैरिड ऑन और ट्रांजेक्टेड बिटवीन टू और मोर पर्सन. इट इज समथिंग व्हिच हैज बीन कंक्लूडेड बिटवीन पर्सन बाय क्रॉस और रेसिप्रोकल एक्शन. A transaction is not confined to a dealing with property between two person individuals but can be taken also to include a testamentary dealing with the property. It means अगर सेल हो रहा है दो पर्सन के बीच में वो भी ट्रांजेक्शन होगा. अगर कोई विल बन रही जो कि एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है वो भी ट्रांजेक्शन होगा सेक्शन 13 में. फिर आता है जजमेंट्स नॉन इंटर पार्टीज व्हेन रेलेवेंट. दैट वर्ड ट्रांजेक्शन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इन सेक्शन 13 हैव given a rise to a number of conflicting decisions as to whether judgments not inter parties are admissible as transaction of particular instance. ये क्वेश्चन वेरियस कोर्ट्स के सामने रेज हुआ था कि अगर कोई जजमेंट है उसके थ्रू कोई राइट और कस्टम की फाइंडिंग आई है, कोई राइट और कस्टम से रिलेटेड एक फाइंडिंग कोर्ट ने दी है, तो क्या वो फाइंडिंग किसी दूसरे केस में रेलेवेंट हो सकती है? तो यहाँ वेरियस रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट आई, वहां बोला दैट प्रीवियस जजमेंट्स नॉट बीइंग बिटवीन द सेम पार्टीज आर रेलेवेंट. अगर सेम पार्टीज के बीच में भी नहीं है तो भी वो जजमेंट्स रेलेवेंट होंगे अंडर दिस सेक्शन एज बीइंग ट्रांजेक्शन और पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच अ राइट और कस्टम वाज असर्टेड, डिनाइड, एक्सेट्रा इन लिटिगेशन. अगर उस जजमेंट से कोई राइट और कस्टम क्रिएट होता है, असर्ट होता है, डिनाई हो रहा है, तो वो सारे जजमेंट्स even if they are not inter parties become relevant under section 13. ठीक है. Now comes section 14. Facts showing existence of a state of mind or of body or bodily feeling. Section 14 is very important section for the purpose of pre or mains examination. Section 14 और 15 दोनों सेक्शन मेंटल स्टेट की बात करते हैं. दे टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात सेक्शन 14 और 15 करते हैं. 14 एक जनरल प्रोविजन है, 15 एक पर्टिकुलर सेक्शन है. ठीक है. सेक्शन 14 कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? लाइक इंटेंशन, गुडविल, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन. ये सारे फैक्ट रिलेवेंट होंगे सेक्शन 14 में. टुवर्ड्स स्टेट ऑफ माइंड इट मींस जो क्वेश्चन है किसी भी सूट में, अगर वो स्टेट ऑफ माइंड उससे रिलेटेड है तो दैट बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14. या फिर स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग रेलेवेंट होनी चाहिए. व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग इज एन इशू और रेलेवेंट, मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड और वो स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग फैक्ट इन इशू होते हैं तो वो सारे फैक्ट रिलेवेंट बन जाते हैं सेक्शन 14 में. फिर एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड की जब हम बात करें
तो वो जनरली नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलरली होना चाहिए, मतलब वो उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्ड में होना चाहिए जिसके रिगार्ड में वो मैटर चल रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर उसका एक्ट स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ में ये एक्ट किया गया है, तो वो फैक्ट बन जाता है रेलेवेंट सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है प्रीवियस कमीशन और प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 14 में, क्योंकि ये एक तरह से प्रीवियस कंडक्ट बता रहे हैं किसी पार्टी का। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल है एक्स इज चार्ज विद शूटिंग एट वाई विद इंटेंट टू किल हिम। यहाँ पे इंटेंशन है तो मतलब ये है कि एक तरह का स्टेट ऑफ माइंड। द प्रोसिक्यूशन वांट्स टू लीड एविडेंस टू शो दैट एक्स प्रीवियसली शॉट एट वाई। अब प्रोसिक्यूशन ये एविडेंस देना चाहता है कि एक्स ने पहले भी वाई को शूट किया, तो व्हाट इट इज शोइंग द प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस बता रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 14. Next, at the trial of A for murder of her husband B by administering arsenic to him, the evidence is offered to show that A is in habit of poisoning people. Whether the evidence offered is admissible. वो evidence देना चाहता है कि A ये हैबिचुअली उसकी आदत है, वो लोगों को जहर देता रहता है, तो दिस फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पर्टिकुलर, इट इज स्टेटिंग द फैक्ट विच इज जनरल. You are not stating something in regard to a particular person that A has poisoned this and this person. If the prosecution states something like that, then it is relevant under section 14. Since they are stating in a general way, so it is not relevant under section 14. सेक्शन 14 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस प्रोवाइडेड है, एंड अगर तो सिंपल सी बात है, अगर हैबिचुअली आप किसी की हैबिट बता रहे कि पर्सन ने पहले भी ऐसा ऐसा किया हो, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14. लेकिन अगर पर्टिकुलरली बताते हैं कि इसने पहले भी XYZ के साथ में ऐसा ऐसा किया है, तो वो सेक्शन 14 में रेलेवेंट बनता है, क्योंकि वो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस बता रहे हैं, देन दैट बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14. So now comes section 15, facts bearing on question whether the act was accidental or intentional. अगर क्वेश्चन कोर्ट के सामने कि भाई जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, और अगर ऐसा कोई फैक्ट है जो कि अर्लियर हो चुका है, मतलब सिमिलर अकरेंस पहले भी हो चुकी है और उसमें भी वो पर्सन कंसर्न था, तो वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 15 में, इस बात को पता करने के लिए भाई कि जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल है इंटेंशनल है. तो सेक्शन 15 बेसिकली सेक्शन 14 जनरल है, सेक्शन 15 एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसका ही स्पेस ही है सेक्शन 15 सेक्शन 14 का. ठीक है, तो एक लाइन ये आती है, एक्सक्लूजन ऑफ सिमिलर फैक्ट एविडेंस इज अ रूल ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉट ऑफ लॉ. व्हाट इज सिमिलर फैक्ट एविडेंस रूल? सिमिलर फैक्ट एविडेंस रूल मतलब अगर कोई सिमिलर एक्ट अर्लियर हो चुके हैं तो वो रिलेवेंट बन जाते हैं सेक्शन 14 में भी और सेक्शन 15 में भी. तो सिमिलर फैक्ट एविडेंस रूल एडमिसिबल है, मतलब कोर्ट ले सकती है उन्हें सेक्शन 14 और 15 के थ्रू, पर ये मेयरली रूल ऑफ प्रैक्टिस है, ना कि कोई रूल ऑफ लॉ है. कोई लॉ मैंडेटरी नहीं बनाता है सिमिलर फैक्ट्स को लेने के लिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट का है. अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा फैक्ट रेलेवेंट है तो कोर्ट उन्हें ले सकती है, अदरवाइज उन्हें एक्सक्लूड कर सकती है. अब बात आती है सेक्शन 16 की. तो सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस इज रेलेवेंट व्हेन क्वेश्चन रिलेट्स टू पर्टिकुलर एक्ट. अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट की बात आ रही है कि भाई वो पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है और उस रिगार्ड में कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये माना जाएगा दैट इट नेचुरली वुड हैव बीन डन. ठीक है, तो वो माना जाएगा कि वो ये प्रोसीजर और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो फैक्ट रिलेवेंट होंगे सेक्शन 16 में. एक टर्म आती है ओमनिया प्रिजिमिनेत्रे सेट सोलेमिनियर ऐसा एक्टस. ठीक है, तो इधर बोला कि ऑल फैक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डन राइटली एंड रेगुलरली. सेक्शन 16 का जो एग्जाम्पल है वो ये हो सकता है कि सपोज एक क्वेश्चन है कि वेदर जो पर्टिकुलर लेटर है जिसे आपने पोस्ट के थ्रू भेजा वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, या वो डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, तो वो फैक्ट की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये टाइमिंग रहता है डिस्पैच का, इतने से इतने बजे तक होती है, और जो भी ये जनरल जो कोर्स ऑफ बिजनेस के फैक्ट्स हैं वो सभी रेलेवेंट बन जाएंगे सेक्शन 16 में. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल डिस्कस from 17 onwards in another video. Till then, thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe. Take care.